हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 का जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, इसमें से पहला जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? पॉल बर्ग। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है? पॉल बर्ग है। और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा होता क्या, तो आप बताइएगा। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम या तो ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को या उसके मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। बात समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी इज ए प्रोसेस इन विच we utilize organism or their enzymes or molecule to obtain product, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है फॉर द ह्यूमन वेलफेयर काइंड के लिए। ह्यूमन वेलफेयर काइंड के लिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं किसके हेल्प से? या तो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बनाते हैं, या तो उसके एंजाइम से, या तो उसके मॉलिक्यूल से। अंडरस्टैंड? आज के ज़माने में सबसे अगर लेटेस्ट एप्लीकेशन अगर कोई बोलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो आज के करंट जो हमारा जो चल रहा है दिस एरा, जिसमें से बायोटेक्नोलॉजी एक बूम है। मतलब ये साइंस में एक बायोलॉजी में एक मान सकते हैं कि ये एक तरीके का वरदान साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आज हम क्या बना रहे हैं? इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताएं, छोटा सा आपको बताते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। और ये ह्यूमन इंसुलिन जो जनरली होता है, ये कहाँ बनता है? तो ये पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज की स्पेशली जो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल्स ही क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था, मैंने इंसुलिन का डिस्क्रिप्शन किया। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की कैसे मदद करके इंसुलिन बनाएंगे, तो आप याद रखिएगा। मान लीजिए कि जो हार्मोन इंसुलिन है वो कोई ना कोई सेल बनाएगा, उस सेल का क्या नाम है? बीटा सेल। अब उस बीटा सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाएंगे जाएंगे, और डीएनए का एक पर्टिकुलर जीन होता है, वही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए? ये आपको इंसुलिन बनाने के लिए। अब बात समझिए, हम क्या करेंगे? उस जीन को, उस सेल के उस जीन को पिकअप करेंगे, और उस जीन को क्या करेंगे? हम किसी प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट में उस जीन को हम क्या कर देंगे? इंसर्ट करा देंगे, और उसको लैब में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, जिससे हमको क्या होगा? हमको बहुत सारा इंसुलिन मिलेगा, और उस इंसुलिन को हम यूटिलाइज करेंगे अपने वाइटल एक्टिविटीज में। किसकी हेल्प से मैंने किया? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किया है, ठीक है। इसके पहले इंसुलिन बनता था, तो उस इंसुलिन की क्या कैसे बनते थे? तो उस इंसुलिन को या तो बोवाइन या पोर्काइन, या तो आप काऊ के या तो आप पॉर्क के, हम पैनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज कराते थे, और वही इंसुलिन को रिमॉडिफाई करके हम ह्यूमन बींग्स में एंटर कराते थे। उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी थे, कभी कभी किसी को सूट नहीं करता था। लेकिन जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से अगर जो हमने इंसुलिन बनाया, उसका बहुत फायदा है। क्या? एक तो पहली बात, ये रिजेक्ट नहीं कर, किसी के बॉडी इसको रिजेक्ट नहीं करेगी, एक फायदा है। दूसरा फायदा अगर आज की बात करते हैं, तो लेटेस्ट अब इसका रिसर्च है एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन, अब एडिबल वैक्सीन क्या होता है? तो एडिबल का मतलब खाने योग्य, और वैक्सीन का मतलब कि एक ऐसा बायोकेमिकल जो कि हम अपने बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए अपने बॉडी में एक परमानेंट हम प्रोटेक्शन कवरिंग डाल देते हैं, जो कि क्या बोल देते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। अब एडिबल वैक्सीन का मतलब, नॉर्मल जो वैक्सीन होता है वो बनाया जाता है या तो किसी पैथोजन को लाइव डायरेक्टली बॉडी में एंट्री किया जाता है, या तो उसको हीट किल्ड किया जाता है, या तो उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है? पूरी ऑर्गेनिज्म को हम एंटर कराते थे, तो उसमें एरर का चांसेस थे। अब इस एडिबल वैक्सीन में क्या करेंगे? हम उस पर्टिकुलर जिस
डिजीज का हम एंटीबॉडी या वैक्सीन बनाना होता है, उसके जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन को हम क्या करेंगे, उस वायरस से पिकअप करेंगे और उस एंटीजन को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर किसी भी प्लांट के हम उसके सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, हम वेक्टर्स के थ्रू जो आगे एक्सप्लेन करेंगे, उस प्लांट पे हमने डाल दिया। अब उस प्लांट में जब वो जीन इंसर्ट कर देंगे और वो जीन जैसे ही उस प्लांट का सेल डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वो जीन भी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और जीन क्या बनाएगा, तो जीन एंजाइम या प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन क्या होगा, पूरे उस प्लांट के फ्रूट्स में आएगा। उस फ्रूट्स को अगर हम खा लेंगे तो क्या होगा, हमको बिना या किसी इंजेक्शन के थ्रू हमको खाने, अगर उस फल को हम खा लिए तो हमको वैक्सीन मिल गया, तो इसको एडिबल वैक्सीन। तो ये लेटेस्ट रिसर्च चलते हैं, आपको इंसुलिन आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाते हैं और एडिबल वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको है कि कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब कि कुछ इसमें ऐसे खोज हुए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा, आरडीएनए को सबसे पहले कोहेन एंड बॉयर ने आरडीएनए को बताया था। अब आरडीएनए क्या होता है, आरडीएनए को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब री मतलब दोबारा, कंबाइन मतलब जुड़ना। हम किसी भी, माना कि अगर सपोज दैट ये पर्टिकुलर होस्ट का डीएनए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या है आपका होस्ट का डीएनए, और इस होस्ट के डीएनए में हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन थोड़ा सा क्या कर दिया, इंसर्ट किया। बात समझिए, ये हमारा होस्ट का डीएनए है और ये हमारा डिजायर्ड डीएनए। होस्ट का डीएनए प्लस डिजायर्ड डीएनए को जो जोड़ देंगे तो अब ये डीएनए क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। और हम आगे फर्दर बताएंगे आपको कि कैसे इसको जोड़ा जाता है, कौन कौन से बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। डिजायर्ड जीन प्लस रिकॉम्बिनेंट जीन को ज्वाइन करने के बाद जो कंप्लीट जीन बन जाता है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और इसके हेल्प से कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में या इस बायोटेक्नोलॉजी में कुछ हमको स्पेशली ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स के हमको क्लियर करना होगा। सबसे पहले क्या हमको इसके बारे में पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। सबको आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। एंजाइम्स के बाद आपको क्या किया जाएगा, वेक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर्स के बाद आपको होस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और होस्ट के बाद आपको टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स में कौन सा, मोस्टली आपको टेक्निक्स पढ़ना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा आपको पीसीआर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसी में आपको हम एलाइजा पढ़ा देंगे। इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग्स, जितने भी ब्लॉटिंग्स हैं उस ब्लॉटिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या किया जाएगा, कॉमर्शियल स्केल प्रोडक्शन। बात समझिएगा, हमको इस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में जो भी यूनिट में हमको इसी 5 पॉइंट पे फोकस करना है डिटेल में। पहला आपको एंजाइम्स के बारे में, कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए। इसके बाद वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं वाहक, या इसको इंग्लिश में एक और नाम दिया जाता है, इसको कैरियर कहा जाता है। होस्ट का मतलब जिस डीएनए में हम अपना डिजायर्ड डीएनए डालते हैं या उस ऑर्गेनिज्म या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। होस्ट को हिंदी में मेजबान कहा जाता है। और कौन कौन से टेक्निक यूटिलाइज होंगे, ये सब प्रोसेस या ये सब पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजिकल वैल्यूएबल आउटपुट को रिलीज कराने के लिए उस सारे टेक्निक को हम पढ़ेंगे, जिसमें से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एलाइजा एलेंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक तरीके का टेक्निक है, ब्लॉटिंग्स एक तरीके का टेक्निक्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी कुछ हम बनाएंगे उसको लार्ज स्केल में बनाएंगे, जिससे कि हमको क्या, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमको फायदा हो, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें कौन सा टॉपिक है, एंजाइम्स। अब एंजाइम जनरली क्या होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और एंजाइम्स एक तरीके का बायोकैटलिस्ट होता है, और एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन को या तो इनिशिएट करता है या तो उसके रिएक्शन को रेट को बढ़ाने का काम करता है। और एंजाइम जो होता है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए। हमको स्पेशली उन एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस को कैसे गवर्न करे। सबसे पहला आपका जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। अब सबसे पहला कौन से एंजाइम के बारे में पढ़ना, एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। और एंडोन्यूक्लियस से पहले यहाँ पे न्यूक्लियस शब्द जुड़ा है, जिस भी टर्म के आगे एज जुड़ जाता है, यानी कि क्या किसी चीज को ब्रेक डाउन करता है, इस बात को याद रखिएगा। यानी कि किसको ब्रेक डाउन करता है, तो न्यूक्लिक एसिड को एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आप एंजाइम्स में एक तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। या कोई सेल है, किसी सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग को हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना, जिसको हम लाइसिंग एंजाइम कहा। लाइसिंग एंजाइम क्या होता है कि सबसे पहले हम एंजाइम को ऑब्टेन करने के लिए उस सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या तो सेल वॉल है, उसको हमको क्या करना है, डिजनरेट करना है या उसको हटाना है, तो लाइसिंग एंजाइम का यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको फॉस्फो या अल्कलाइन, सीरियल ऑर्डर कीजिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, लाइगेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फॉस्फोराइलेज के बारे में पढ़ना है। तो हमको एंजाइम्स में इन सब चीजों को थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक्सप्लेन करना है। एंडोन्यूक्लियर, लाइसिंग एंजाइम, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइगेज, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो एंजाइम में सबसे पहला हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, लाइसिंग एंजाइम। सबसे पहला कौन सा एंजाइम है, लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग का मतलब कि ब्रेक डाउन करने के लिए, क्या ब्रेक डाउन करने के लिए, तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग। अगर माना कि आपका जो सेल है वो क्या है, प्लांट सेल है। कौन सा, कैसा सेल है, प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में याद रखिएगा हमको क्या ब्रेक डाउन करना है, एक तो सेल वॉल ब्रेक डाउन करना, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किस चीज का बना होगा, सेल वॉल या तो सेलुलोज का बना होगा। अगर सेलुलोज का बना है तो कौन सा एंजाइम होगा, सेलुलोज होगा, ठीक है। या अगर पेक्टिन का बना होगा तो किस चीज से डाइजेस्ट करेंगे, पेक्टिनेज का। और इसके अलावा अगर प्रोटीन है तो क्या डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होगा, तो प्रोटीएज होगा। और अगर मान लेते हैं लिपिड है तो क्या डाइजेस्ट करने के लिए होगा, लाइपेज। अब लिपिड का मतलब जो आपके सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो तमाम तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग, स्पेशली सेल के बाहर, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हुआ या आपको प्लांट सेल वॉल हुआ। दूसरा, अगर माना कि अगर वो एनिमल सेल है, अगर क्या है आपका एनिमल सेल अगर है, तो एनिमल सेल में तो ना तो सेलुलोज होता है ना तो पेक्टिन, क्योंकि सेल वॉल होता नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। अगर मान लेते हैं तीसरा कि काइटिन है, फंजाई, अगर आपका कौन सा है, फंगल सेल है। अगर फंगल सेल है कोई, तो उसको कैसे सेल वॉल को डिजनरेट करते हैं, तो फंजाई में जो सेल वॉल बना होता है किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। और काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइटिनेज बोलते हैं, ठीक है। और उसके फर्दर जो नीचे होंगे सेल मेम्ब्रेन, तो फॉस्फोलिपिड होगा तो लाइपेज, और प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अगर मान लेते हैं आपको कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है,
अगर कोई आपको प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में मोस्टली हम ये सारे एंजाइम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, या ब्रॉड वे में कर सकते हैं कोई सा भी लाइसिंग एंजाइम जो है हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। क्या करने के लिए? ब्रेकडाउन करने के लिए। ठीक है, लाइसिंग एंजाइम्स के बाद दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है जिसको हमने क्या नाम दिया? एंडोन्यूक्लियेज नाम दिया। ठीक है, अब समझिएगा, न्यूक्लियस का मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम को एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तोड़ने वाले दो एंजाइम हैं, या तो अगर न्यूक्लिक एसिड के आउटर मोस्ट चेन को ब्रेक डाउन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। और अगर मान लेते हैं कि किसी न्यूक्लिक एसिड के सेंटर या किसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर बोथ एंड चेन को ना ब्रेक डाउन करके किसी बीच में अगर उसको ब्रेक डाउन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को न्यूक्लियस कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। हमको एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि पर्टिकुलर साइट को टारगेट करता है। इस एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, या इसी एंजाइम को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंडोन्यूक्लियस को ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्टेड साइट को ही कट करेगी। इमेजिन करते हैं, माना कि आपको ATG इमेजिन करते हैं कि कोई आपका क्या है, एक पर्टिकुलर डीएनए की जो चेन की एक मैंने बता दिया, और कोई पर्टिकुलर कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जहां जहां मान लेते ऐसा साइट भी लेगा उसके बीच में यहाँ पे जाके कट करेगा। तो पर्टिकुलर साइट क्या है? कोई खास जगह पे साइट होगी उसी को कट करेगा, कहीं भी जाके कट नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि उस सेल में अगर 5 जगह वैसी अगर साइट होगा कटने वाला, G और A का अगर बन रहा होगा तो वहीं पे जाके कट करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब तमाम तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तमाम तरीके के साइट्स होते हैं जिसको कट करता है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, लगभग कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था आपको मैं बता रहा हूं कि 1963 में कुछ साइंटिस्ट थे, सम साइंटिस्ट, ध्यान दीजिएगा, 1963 में कुछ साइंटिस्ट ने उन्होंने एक ऐसा प्रोकैरियोट सेल में इवेंट देखा जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, 1963 में उन्होंने क्या देखा कि माना कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। उन्होंने क्या देखा कि इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोकैरियोटिक सेल में हैव 2 टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। 2 तरीके के ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोकैरियोटिक सेल में 2 टाइप के ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि उस सेल में रहते हैं और उस सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बताएंगे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो 2 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मिथाइलेटिंग एजेंट, और नंबर 2 आपको एंडोन्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोकैरियोटिक सेल में 2 टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो उस सेल को क्या करते हैं? बचाते हैं किसी फॉरेन पैथोजन से। कैसे बचाते हैं बताएंगे। नंबर 1 है मिथाइलेटिंग एजेंट और नंबर 2 है एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि माना कि आपका कोई एक आपका कोई बैक्टीरियल सेल है। ठीक, अंडरस्टैंड। और बैक्टीरिया सेल को जो सर्वाइव जिस पे करते हैं बैक्टीरिया सेल, तो एक मीडियम होगा, और इस बैक्टीरिया सेल को जो खाने वाले होंगे मोस्टली एक वायरस होता है। उस बैक्टीरिया वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। माना कि कोई एक बैक्टीरियोफेज एंटर कर गया, कोई एक
बैक्टीरियोफेज यहाँ पे एंटर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब माना कि इसका क्या अपना डीएनए है बैक्टीरिया का, और ये बैक्टीरियोफेज क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया, इसने एंटर करा दिया। इमेजिन करते हैं कि कोई बैक्टीरियोफेज है, अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें एंटर करा दिया। अब जब ये जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा तो ये वाला क्या करेगा, ये इसके साथ जाके क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी पूरी फिजियोलॉजी को ये खराब कर देगा। उस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियेज और मेथाइलेटिक एजेंट, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, तो दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या है, एक को बोलते हैं मेथाइलेटिक एजेंट और दूसरे को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज। तो ये एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, जाके इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जाके इसको कट कर देगा। अब जब ये इसको जाके कट कर देगा तो क्या होगा, ये डिजनरेट हो जाएगा। और एक और बात मैंने बताया आपको कि एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर साइट को जाके कट करता है। माना कि इस पे जो साइट है ए और टी ऐसे साइट है, इसी साइट पे एंडोन्यूक्लियस जाके कट करेगा। अब इमेजिन करते हैं, ये देखिए अगर इसके अनुरूप इस पे कोई साइट नहीं होगा तो इसको कट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वाली ऐसी चाबी है जो जिसकी ताले की सिर्फ इसमें है तो जाके आराम से खुल जाएगा, कट कर देगा। लेकिन माना कि ये इसको कट नहीं कर पाए तो नहीं बच सकता। अगर कट करेगा तो मैं बात करता हूँ, तो एंजाइम की जो साइट कौन सी होगी, ए और टी, इस पे पाया जाएगा तो इसको जाकर बीच में कट करेगा। तो ये जैसे कट करेगा तो डिजनरेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वही साइट अगर इस पे मौजूद हो, तो अगर ए और टी वाली जो साइट है अगर इस बैक्टीरियल डीएनए पे भी मौजूद हो तो इसको भी तो कट करेगा। जब इसको कट करेगा तो ऑटोमेटिक ये डीएनए भी रप्चर हो जाएगा, और जब ये डीएनए रप्चर हो जाएगा तो ये सेल क्या होगा, सेल भी डेथ हो जाएगी। तो ये वही वाली हाल हो गई, लाइसोजन यानी कि आप मुझे मार सुसाइड वाली कंडीशन हो गई। इसको बचाने के चक्कर में अगर ऐसा साइट इसमें भी पाया जा रहा है तो ये थोड़ी ना देखेगा कि बाहर का या अंदर का, ये इसको भी कट करेगा और इसको भी कट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी डिजनरेट हो जाएगा। जब ये डिजनरेट हो जाएगा तो क्या कर जाएगा, सुसाइड हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस हाल में क्या करता है, ये वाला जो मेथाइलेटिंग एजेंट है ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। अब ये मेथाइलेटिंग एजेंट जाके जब यहाँ पे बैठ जाएगा तो अब ये इसको कट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो दोनों डिफेंस मैकेनिज्म का काम किया कि नहीं किया। बात समझिएगा कि माना कि अगर कोई जो आपके बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल एंटर किया, ये जेनेटिक मटेरियल इसके साथ जाके कोलैबोरेट हो जाएगा। उसको बचने के लिए आपकी सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एक को बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हैं मेथाइलेटिंग एजेंट। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, ए और टी अगर साइट है तो जाके इसको इमेजिन करते हैं कट कर दिया। अगर मान लेते हैं सपोज दैट वही साइट अगर इस बैक्टीरियल डीएनए भी मौजूद होगा तो क्या करेगा, इसको भी कट कर देगा। तो वो ना हो क्या होगा, ये सेल क्या होगा, ये भी जेनेटिक भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म होगा, तो सेल क्या हो जाएगा, सुसाइड हो जाएगा। तो सेल अपने वाले को बचाने के लिए क्या करता है, ये मेथाइलेटिंग एजेंट जाके इस पे बैठ जाता है। अब जाके इस पे बैठ जाएगा तो एंडोन्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा नहीं। ये वही कंडीशन हो जाएगा उस ताले की जहाँ पे जो होल होता है, जहाँ पे चाबी लगाया जाता है, उस चाबी पे जाके ये मेथाइलेटिंग एजेंट जो होल पे बैठ जाएगा, जो कि चाबी घुसेगा नहीं, तो घुसेगा नहीं तो कट होगा ही। तो एक ऐसे प्रोटेक्शन किया, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, तो ये तो था आपका मेथाइलेटिंग एजेंट के बारे में बताया था। जो आपका जो थर्ड एंजाइम है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, अल्कलाइन फॉस्फर, जो आपका थर्ड एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। माना कि कोई आपको ये बैक्टीरियल डीएनए है या कोई भी आपका डीएनए है, हमने क्या किया है, इस डीएनए पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कर दिया, या एंडोन्यूक्लियस को हमने यहाँ पे कट करा दिया। जब ये कट करेगा ये कंडीशन इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे डाला और ये क्या किया, कट कर दिया। जब ये कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपको स्ट्रेट हो जाएगा।
अंडरस्टैंड। अब जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो कभी भी जब भी डीएनए बनता है तो एक साइड फिफ्थ या OH ग्रुप होता है और एक साइड फॉस्फोरस। तो एक तरह मान लेते हैं एक साइड OH ग्रुप हो जाएगा और एक साइड फॉस्फोरस ग्रुप। इसको मैंने जब कट कर दिया ये सीधे स्ट्रेट हो गया। एक साइड आपका मान लेते हैं कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता है और एक साइड फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है। अब देखिए, तो माना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या था कि कट कर दिया, ठीक। अब अगर ये स्ट्रेट हो गया और हमको जब स्ट्रेट होगा तभी हमको एडिंग करना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर माना कि सपोज जब ये कट हो गया तो हो सकता है फिर ये दोनों बॉन्ड बना सके। ध्यान दीजिएगा कि जब इसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट किया तो जब ये स्ट्रेट हो गया तो मे भी क्या होगा फिर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाए, फिर सर्कल हो जाए। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, हम इस वाले एंजाइम को क्या करते हैं, इस वाले एंजाइम को यूटिलाइज करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज को जब हम इसको यूज करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन आपको ऐसी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, पी ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पी अगर रहेगा, इस कंडीशन में अगर पी रहेगा तो पी किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा। जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर से हमारा सर्कल बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस पी को हमको क्या करना है, हटाना है। क्यों? जब तक हमको रिएक्शन कराना है तब तक इस पी को हमको हटाना है। तो हमने पी को हटा दिया किसके हेल्प से, इस अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम के एंजाइम से मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। जब हटा देंगे तो थर्ड प्राइम हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इमेजिन करते हैं कि थर्ड प्राइम आपका ऐसा हो जाएगा और हमको क्या करना है, इसी में हमको डिजायर्ड जीन को लाके इंसर्ट कराना है। तो माना कि सपोज दैट हमने एक हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ये डिजायर्ड डीएनए का इमेजिन करते हैं ए है, ये हमारा क्या डिजायर्ड जीन को इसके साथ ऐड कराना है। तो इस वाले एंड में क्या होगा, थर्ड पी होगा और इस साइड क्या हो जाएगा, फिफ्थ OH हो जाएगा, ठीक। थर्ड पी और फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा ये थर्ड पी हो जाएगा और फिफ्थ OH। तो ये दोनों आपस में थर्ड पी और फिफ्थ OH जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ओवरऑल आपको ये कंप्लीट बन जाएगा, जिसमें से यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ OH हो जाएगा और थर्ड पी वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए नहीं समझ में आया तो बात समझिएगा, इधर क्या था, इधर थर्ड था और इधर फिफ्थ था। जब हमको डिजायर्ड डीएनए को या जीन को इसमें ऐड कराना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो इधर क्या होगा, अब देखिए इधर फिफ्थ होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड होगा और यहाँ पे फिफ्थ होगा, ठीक। एक तरफ थर्ड प्राइम, एक तरफ फिफ्थ प्राइम, एक तरफ थर्ड प्राइम, एक तरफ फिफ्थ प्राइम। माना कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरू वाला कंडीशन में क्या था, OH था। अब आप समझिए, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले पे क्या था, OH था और थर्ड वाले पे क्या था, यहाँ P वाला आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब आप समझिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये P और H क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो ये खत्म हो जाएगा तो आपको ये तो हमारा होस्ट का डीएनए हो जाएगा, ये हमारा डिजायर्ड जीन। लेकिन ये P वाला तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले से हटा दिया है। अब जब ये हमारा जो बन जाएगा डिजायर्ड, तो ये अब ऐसे कंडीशन हो जाएगा, ठीक। इधर आपको फिफ्थ, अब इधर OH रहेगा ही। अब हमको क्या करना है, ये हमारा मकसद क्या था, इसको खोलने के बाद डिजायर्ड डीएनए को ऐड करना और ऐड करने के बाद फिर हमको क्या करना है, फिर से हमको इसको और फिर से सर्कल फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, एडिंग फॉस्फोराइलेज। अब फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ये एंजाइम फास्फोरस को जोड़ने का काम करता है और यहाँ पे प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस मीडियम में डाल देंगे। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, जाके थर्ड एंड पे जब जुड़ेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, आपको सर्कल बन जाएगा। अब ये जो डिजायर्ड जो डीएनए है, ये क्या है हमारा, इसमें यहाँ से यहाँ तक हमने डिजायर्ड डीएनए को एंटर करा है, ये हमारा होस्ट डीएनए। अब इस डीएनए को क्या बोलेंगे, आरडीएनए। क्या है इसमें, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या था, सिंपल डीएनए था, किसी बैक्टीरिया का जो भी था सिंपल डीएनए था, ये आपको क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक। इसके बाद
आपको जो नेक्स्ट एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज का हिंदी में बोलते हैं जोड़ने वाला लिगेशन, यानी कि दो एंजाइम को, दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको लाइगेज एंजाइम कहा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है मतलब फॉस्फोराइलेज। अब फॉस्फोराइलेज का मतलब फॉस्फोरस ग्रुप को एक एंड में जोड़ने के लिए जो मैंने एग्जांपल समझाया था, ये फॉस्फोराइलेज का काम है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बता दिया कि जितने एंजाइम्स यूटिलाइज होते हैं कौन कौन से, एक तो पहले लाइसिंग एंजाइम, दूसरा आपको एंडोन्यूक्लिएज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइगेज और आपको फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम यूटिलाइज होते हैं क्या कर बनाने के लिए, हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए बताते हैं। आपको एक छोटा सा टर्म इसमें पढ़ना होगा, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है, यह एक ऐसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक अल्फाबेटिकल सीक्वेंस होता है जो आगे से भी पढ़े और अपोजिट भी पढ़े एक समान होता है। जैसे यहाँ पे मलयालम, अगर मलयालम को इधर से पढ़े, मलयालम को इधर से पढ़े, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, मलयालम ही पढ़ा जाएगा। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। इस इंग्लिश का टर्म है। और डीएनए में एक पैलिंड्रोम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। डीएनए में पैलिंड्रोम कि एक साइड डीएनए इधर से होगा और इसके नीचे वाला जो सीक्वेंस होगा दोनों क्या होंगे, दोनों सेम पढ़ा जाएगा। जैसे GAATTC। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके जो हेरिडिटी चैप्टर में याद रखिए, ए जो होता है टी के साथ बाउंड होता है और जी जो होता है सी के साथ। इसका वीडियो मैं फर्दर बनाऊंगा। ए टी के साथ बाउंड होता है और जी सी के साथ बाउंड होता है। ये आपको जो नेचुरल बेसेस पाए जाते हैं डीएनए में, जिसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ए है तो टी हो जाएगा, ए है तो टी और टी है तो ए और टी है तो ए और जी है तो सी। अगर ये 5 एंड है तो इधर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड, और यहाँ पे फिफ्थ है तो यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फिफ्थ। यार अब ये कैसे फिफ्थ लिखा, कैसे थर्ड लिखा, ये कैसे थर्ड लिखा, कैसे फिफ्थ लिखेगा, इसको मैं जब हेरिडिटी चैप्टर जब कवर करूंगा तो आपको डिटेल बताएंगे, डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्यों मैं 5 लिखा, क्यों मैं 3 लिखा, यहाँ पे इधर 5 लिखा तो इधर 3 लिखा, ऐसे नीचे 5 है तो यहाँ पे 3 लिखा, इसके बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए इधर से जब पढ़ेंगे तो GAATTC और इधर से पढ़ेंगे तो GAATTC। तो बायोलॉजिकल सीक्वेंस में हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब बात समझिएगा छोटा सा कि इमेजिन करते हैं कि कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मैंने क्या बोला कि रेस्ट्रिक्टेड साइट को ही जाके कट करेगा। एक मैं एंजाइम का रफली एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है EcoR1। एक एंजाइम क्या है, EcoR1, ई कोलाई से लिया गया है। इसका कटिंग साइट होता है, इसका कटिंग साइट GAATTC, जहां जहां सेल में ऐसा सीक्वेंस मिलेगा उसको कट कर देगा। इमेजिन करते हैं ये कहां पे कट करेगा, G और A के बीच में कट करेगा। तो यहाँ भी कट कहां करेगा, G और A के बीच में कट करेगा। बात समझिएगा, EcoR1 एक एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली ई कोलाई। अभी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कैसे लिखे हैं। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये कैसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये जहां जहां ऐसा सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां G और A के बीच में क्या करेगा, कट करेगा। अब आप बताओ, अगर ये कट करेगा तो कट करने के बाद कैसा डिजाइन होगा, ऐसा डिजाइन होगा। यहां भी कट करेगा तो कैसा डिजाइन आपको होगा, ऐसा डिजाइन बनेगा। ठीक, हम इसके अगर एक्सप्लेन डिटेल करें तो इधर G लिखें और इधर C लिखें और यहाँ पे T अंडरस्टैंड। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे G हो जाएगा, यहाँ C T A और A होगा। ठीक, और ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके का क्या हमारा चेंज हो गया, ओपन हो गया।
तो ये किसी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं किया मैंने, एग्जांपल इको R1 ऐसा कटिंग साइट है। ऐसे तरीके का अगर आपको कट मिलता है तो बताइए क्या शार्प कट है? नहीं ना, शार्प कट नहीं है, ऐसा कट है थोड़ा सा ब्लंट टाइप का कट है, या थोड़ा सा बोलेंगे कि ऐसा कट है कि क्लियर आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं स्टिकी कट, इसको हम बोल देते हैं स्टिकी कट। ध्यान दीजिएगा, स्टिकी का मतलब पॉइंट से कटा है, एकदम पॉइंट इधर निकला और पॉइंट इधर निकला, इसी को हम स्टिकी कट करते हैं, इसी को हम स्टैगर्ड कट करते हैं। स्टिकी कट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टैगर्ड कट। तो एक तरीके का कट है। तो ये जो कट हुआ, माना कि सपोज दैट ऐसा सीक्वेंस आपको मिला, या मान लेते हैं ऐसा सीक्वेंस आपको मिला, यहाँ पे GAATTC, यहाँ पे GAATTC, ऐसा मिला। जब ऐसा मिला तो ये यहाँ पे कट करेगा और एक आपको यहाँ कट करेगा। जब ये दोनों जो कट करेगा तो फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यही कंडीशन है, अंडरस्टैंड? ठीक, अब जब ओपन हो गया तो एक साइड इधर चले। अब आप इच्छा से अनुसार आप इधर भी कोई चीज जोड़ सकते हैं या इधर भी जोड़ सकते हैं, और फिर जोड़ के आपको फाइनल जोड़ दिया जाएगा। एक तरीके का कट होता है, तो इसको मैंने कौन सा कट बोला, एक दूसरा आपको एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, C और आपको G। तो क्या होगा, C है तो यहाँ पे G हो जाएगा, C है तो यहाँ पे G, C होगा तो यहाँ पे G, यहाँ पे G है तो C और C। ठीक, अब एक दूसरा तरीके, एक ऐसा एंजाइम है जो कि ऐसे इस तरीके का, अगर जहां जहां सीक्वेंस मिलेगा वहां पे G और C के बीच में क्या कट करेगा, यहाँ पे G और C के बीच में, और G और C के बीच में कट करेगा। अब इमेजिन करो, माना कि यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 5 होगा। लिखने का सबसे आसान तरीका, एक साइड लिख लो, दूसरे जिसके अपोज उल्टा 3 हो जाएगा, और इसके नीचे उल्टा, और इसके नीचे ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। अब ये कट हुआ तो किस डिजाइन का कट हुआ, तो अब ये जो कट होगा तो C G, और इधर क्या हो जाएगा G, और यहाँ पे C। तो दो ऐसे टाइप को कट को मैं क्या बोल दिया, इसको मैं बोल दिया ब्लंट कट। ध्यान दीजिएगा, ब्लंट मतलब बोलते हैं बोथरा। चक्कू जब या तो पॉइंटेड हो जाती है या तो शार्प कम हो जाता है तो ब्लंट, बी से कटा दोनों साइड मोटा निकला, इसको मैंने क्या बोल दिया, ब्लंट कट कह देते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब कैसे हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नामकरण करेंगे। एक हम इमेजिन करते हैं ECOR1, एक इमेजिन करते हैं ECOR1, ठीक है, जिसमें से सबका टर्म दिया गया है, पहला आपका E, उसके बाद CO, और इसके बाद R, उसके बाद 1। इस ऐसे टाइप के लिखने के जो पहला अल्फाबेट होता है वो क्या होता है, उसको जीनस बोलते हैं। ठीक, तो आप ई का मतलब एस्चेरिचिया, ई का मतलब एस्चेरिचिया, और जो आगे का जो दो शब्द होता है, दो शब्द को लेके पकड़ते, कभी एक नहीं लेते हैं, दो लेते हैं। सीओ का मतलब क्या हो जाएगा, कोलाई, या इसको हम स्पीसीज बोल देंगे। पहला शब्द क्या हो जाएगा, जीनस, और पहले के बाद जो दो शब्द होंगे, दो शब्द लेके बोलेंगे, वो स्पीसीज करेगा। और आर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर मतलब स्ट्रेन, आर मतलब स्ट्रेन, यानी इकोलाई के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, अलग अलग इकोलाई है। तो इकोलाई का स्ट्रेन नंबर कौन सा है, पहला स्ट्रेन है, यानी कि सबसे पहले इसको ढूंढा गया था, इसको R1 नाम दिया गया। उसी तरीके से अगर दूसरा ढूंढा जाएगा तो इको R2, ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ई जीनस, CO स्पीसीज, R स्ट्रेन, और 1 क्या है, कब मतलब पहले पाया गया, दूसरे पाया गया, और भी और है। और दूसरे एंजाइम में यहाँ पे नंबर का मतलब हो जाता है कि कौन सा स्ट्रेन नंबर है, पहला स्ट्रेन नंबर है, दूसरा स्ट्रेन नंबर है, अंडरस्टैंड। एक बार आपको एग्जांपल दे देते हैं, हिंद, एक एग्जांपल आपको हिंद 1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के
वायरस से सबसे पहले लिया गया था। और सबसे पहला फर्स्ट, इस बात की जगह फर्स्ट आइसोलेट एंजाइम, ये जो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम, इस बात को डिस्कवरी सबसे पहले इको R1 को किया गया था, लेकिन सबसे पहले आइसोलेट किसको निकाला, किसको किया था, तो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से हिंद1 को, जिसमें से आज के H क्या डिनोट करता है, हीमोफिलस, IN क्या डिनोट करता है, इन्फ्लुएंजा, और D क्या करता है, स्ट्रेन, और 1 क्या सबसे पहला। अगर कोई दूसरा निकलेगा तो हिंद2 कह देंगे, हिंद3 कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी, ओवरऑल मैंने एंजाइम्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट आपकी जो वीडियो होगी वो वेक्टर्स के बारे में बताएंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूटिलाइज किया जाता है वेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।